हाय फ्रेंड्स, इट्स लॉन्ग टाइम। समय की व्यस्तता के कारण नहीं आगे क्लासेस या वीडियोस मैंने कंटिन्यू किए, लेकिन ये समय टॉपिक रसिया और यूक्रेन कैसा चल रहा है कि मुझे लगा कि थोड़ा सा आधे घंटे में जितना हो सके आपको ये टॉपिक समझा सकूं। इस वजह से मैंने आज का वीडियो बनाया हुआ है। काफी कुछ तो आप जान ही चुके होंगे इसके बारे में। आखिर रशिया क्यों इंटरेस्टेड है यूक्रेन में, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड्स है, स्ट्रैटेजी कारण क्या है, आदि आदि हम सब इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखना चाहेंगे कि आखिर रशिया क्यों इंटरेस्ट है यूक्रेन में, रशिया का क्या हित है यूक्रेन में। इसके लिए कुछ हम लोग हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे। इसका बैकग्राउंड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही बन जाता है कि नाजीवादी जर्मनी से जब काफी देश आजाद हो चुके थे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो कुछ जिम्मेदारी रशिया को दी गई ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज को वापस एस्टैब्लिशमेंट रिहेबिलिटेशन के लिए, और वेस्टर्न यूरोप को दिया गया अमेरिका के हाथों में, या उसने जिम्मेदारी उठाई इसको रिहेबिलिटेशन और इसके एस्टैब्लिशमेंट करने में और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में। रशिया एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और अमेरिका में कैपिटलिस्ट। धीरे धीरे देखा गया कि रशिया ने जिन जिन चीजों देशों को आजाद कराया वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनती रही और उसका प्रभाव सारे ईस्टर्न यूरोप पे धीरे धीरे बढ़ने लग गया। ये जब जिम्मेदारी दी गई तो रशिया ने जिन जिन देशों को आजाद कराया उसमें कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनने लग गई। इन कंट्रीज को एक तरह से रशिया का ही सैटेलाइट कहा जाने लग गया। यहाँ पे पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज पे धीरे धीरे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनती गई और इन सब पे रशिया का प्रभाव रहा। आफ्टर 1901 जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन या विघटन हुआ तो ये सारी कंट्रीज धीरे धीरे आजाद हो गई। इसमें कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन सारी कंट्रीज पे चली गई और यूएसएसआर का एक तरह से जो सुपर पावर था, दर्जा, स्टेटस जो था इसका, वो वापस गया। अभी क्यों सुप्रीम पावर अमेरिका। इस यूएसएसआर के विघटन में या वेस्टर्न यूरोप में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए एक इंस्टीट्यूशन नाटो का गठन हुआ 1949 में। स्टार्टिंग में इसमें 12 देश थे। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें यूएस, कनाडा और अटलांटिक रिम के बाकी कंट्रीज थी। इसमें ईस्टर्न यूरोप के देशों को शामिल नहीं किया गया था प्रारंभ में, स्टार्टिंग में। इसका मेन मोटो ये था कि इन 12 कंट्रीज में अगर किसी बाहरी एक्सटर्नल कंट्रीज ने अटैक किया तो ये माना जाएगा ये अटैक इन सारी कंट्री पे है और ये सारे मिलके उसका काउंटर करेंगे या उसके साथ युद्ध की घोषणा करेंगे। ये नाटो का मेन पर्पस था। यूएसएसआर ने इसको समझा कि ये पूरा जो नाटो का गठन है ये उसके अगेंस्ट गठित किया गया है। 1991 में जब इसका यूएसएसआर का विघटन हो गया और ये सब अलग हो गए, रूस अलग कंट्री हुआ, यूएसएसआर का विघटन हो गया, तब धीरे धीरे अमेरिका या नाटो इंस्टीट्यूशन ने इसका जो एक्सपेंशन है वो ईस्टवर्ड करना शुरू किया। नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन में पोलैंड को, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, चेक रिपब्लिक, इन सबको अमेरिका ने नाटो के अंदर सदस्यता ग्रहण की। रशिया को ये धीरे धीरे ये पूरा जो नाटो का एक्सपेंशन है ये अपने खिलाफ सीधा सीधा इसको थ्रेट लगा, क्योंकि लिथुआनिया, ये बाल्टिक कंट्रीज एकदम रशिया के बॉर्डर पर थे। उसको लगा कि नाटो का जो मेन मोटो था और एक्सपेंशन था उसके बॉर्डर तक आ गया था। इसमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने आग में घी का काम किया। पोलैंड और चेक रिपब्लिक, अमेरिका या नाटो ने, अमेरिका लेड नाटो ने, ये ज्यादा परफेक्ट वर्ड है, पोलैंड और चेक रिपब्लिक में मिसाइल डिफेंस सिस्टम स्थापित किया कि जिससे यूएसएसआर या अब का रसिया को डायरेक्ट थ्रेट मिली कि कोई भी
जो मीडियम रेंज की मिसाइल हैं उसके डिफेंस के लिए पोलैंड और चेक रिपब्लिक में मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल किया गया। इन सब चीजों से रसिया ऑलरेडी बहुत नाराज था, लेकिन 2013 के बाद कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने इसमें ट्रिगर पॉइंट का काम किया। इसको साफ कर लेते, फिर इसी के आगे बताते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, अब एक तरह से स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट पर देखते हैं। रशिया ने इसको सीधा अपने खिलाफ, नाटो का जो एक्सपेंशन था, अपने खिलाफ थ्रेट माना। 2013 तक प्रो रशियन यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट थे वो प्रो रशियन थे, विक्टर प्रो रशियन होने के कारण इनका जो झुकाव था वो रशिया की तरफ था, ना कि वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिकन की तरफ था। यहां पे दो जो एरियाज थे, एक डोनबास, एक लुहांस्क, ये दोनों एरियाज रूस के बॉर्डर या रशिया के बॉर्डर के स्टेट्स होने के कारण इन पे रशियन कम्युनिटी के लोग थे। रशियन कम्युनिटी के लोग थे, इनकी लैंग्वेज, कल्चर काफी कुछ रशिया से मिलता जुलता था। तो जो विक्टर थे इनका झुकाव नाटो की तरफ नहीं था, क्योंकि ये प्रो रशियन थे। लेकिन 2013 में ईस्टर्न पार्ट जो है, यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है, उसके सेंटीमेंट्स, कल्चर रशियन से जुड़ते थे, और जो वेस्टर्न पार्ट थे उसके कल्चर, वो अपने आप को ईयू का पार्ट समझता था। ये वेस्टर्न यूक्रेन जो था ये ईयू की सदस्यता चाहता था, जबकि ईस्टर्न पार्ट का यूक्रेन था, जिसमें विक्टर प्रो रशियन प्रेसिडेंट थे, ये रशिया के साथ इनके संबंध ज्यादा प्रगाढ़ थे। धीरे धीरे ये देखा गया ईस्टर्न यूक्रेन और वेस्टर्न यूक्रेन में एक तरह से सिविल वॉर छिड़ गया। इस सिविल वॉर के लिए एक रिवॉल्यूशन हुई, जिसमें विक्टर को प्रेसिडेंट पद से हटाया गया और वहां पे एक प्रो वेस्टर्न प्रेसिडेंट आया। रशिया को ऐसा लगा कि ये जो सिविल वॉर, ये जो रिवॉल्यूशन लाई गई है, ये वेस्टर्न यूरोप के सपोर्ट के कारण हुआ है। इससे धीरे धीरे फिर रशिया के सेंटीमेंट्स हर्ट हुए। रशिया को फिर लगा कि यूक्रेन वापस वेस्टर्न पार्ट या नाटो का पार्ट बनने जा रहा है। जब ये विक्टर को प्रेसिडेंट पद से हटाया गया तो धीरे धीरे यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता और ईयू की सदस्यता लेने के लिए आपस में बातचीत करना प्रारंभ कर दिया। रशिया के लिए ये एक तरह से ट्रिगर पॉइंट था। जैसे ही रशिया को सिविल वॉर में प्रो रशियन प्रेसिडेंट हटे तो 2014 में रशिया ने क्रीमिया का एनेक्सेशन कर लिया या विलय कर लिया। दो 2014 में रशिया ने क्रीमिया का एनेक्सेशन कर लिया। इससे अब यूक्रेन ने अपनी जो स्ट्रेटजी थी ईयू के लिए और नाटो के लिए और तेज कर दी। अगला जो हमारा पार्ट है उसको हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट में समझेंगे। स्ट्रेटजी के लिए इतना ही ठीक है। अगला एस्पेक्ट देखते हैं इकोनॉमी का। इस वार को इकोनॉमी ने कैसे प्रभावित किया या कैसे स्टिमुलेट किया सॉरी। रशिया चाहता था, रशिया ने एक यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई। और इधर वेस्टर्न यूरोप में यूरोपियन यूनियन आप जान ही रहे हैं।
रसिया चाहता था कि यूक्रेन ईएईसी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का पार्ट बने, जो बाद में फ्री ट्रेड एरिया में कन्वर्ट हो, और पॉलिटिकली ना सही तो इकोनॉमिकली रसिया यूक्रेन आपस में संबंधों को प्रगाढ़ करे। जबकि विक्टर, मैंने पिछली बार अभी बताया कि विक्टर प्रो रशियन जाने के बाद यूक्रेन का झुकाव ईयू की तरफ था। वो ईएईसी को सदस्यता नहीं ग्रहण करना चाहते थे। इससे रशिया को लगा यूक्रेन उसके हाथ से फिसल रहा है। उसके बॉर्डर की कंट्रीज पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया ऑलरेडी नाटो की सदस्यता ग्रहण कर चुके थे। अब उसको लगा कि इसके साथ अगर ये इकोनॉमिकली भी नहीं, पॉलिटिकली वो अभी नहीं इसके पास मिलाना चाहता था, लेकिन जब उसको लगा कि इकोनॉमिकली भी नहीं उसको मिला सकता है, तब उसको इनेक्सेशन या पूरे यूक्रेन पे वॉर के लिए इस दिशा में वो सोचने लग गया। इसमें इकोनॉमिक हित रशिया के और कैसे प्रभावित हुए, मैंने अभी बताया। जैसे ही 2014 में क्रीमिया का एनेक्सेशन रशिया ने कर लिया, तो इससे रशिया के इकोनॉमी कैसे हैम्पर हुए। पहला, उसको G8 की सदस्यता से हटा के इसको G7 में कन्वर्ट कर दिया गया। कई इकोनॉमिक सैंक्शंस अमेरिका और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने लगाए। दो 2019 के पैंडेमिक के बाद उसकी इकोनॉमी और गर्त में चली गई रशिया की। इन सब का प्रभाव यह हुआ कि धीरे धीरे जो रशियन प्रेसिडेंट है पुतिन, उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। इकोनॉमी ने पहला हमने देखा उसके फ्री ट्रेड एरिया में यूक्रेन नहीं गया। फिर हमने देखे अमेरिका ने इस क्रीमिया के एनेक्सेशन के कारण उसमें काटशा एक्ट होता है, जो एक तरह से अमेरिका के जो हित प्रभावित करते हैं उन कंट्री पे एक इकोनॉमिक सैंक्शन लगाता है। वो इकोनॉमिक सैंक्शन लग चुका है, G8 की सदस्यता को रूस से हाथ धोना पड़ गया है। उसकी इकोनॉमी धीरे धीरे डाउनफॉल होने लगी, जिससे पुतिन का भी पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे गिरने लग गया। अब पुतिन को वापस पॉपुलैरिटी अपनी वापस पाने के लिए एक हिस्ट्री गवाह है कि जब भी किसी देश की या किंग की या प्रेसिडेंट की पॉपुलैरिटी जाती है तो सीधे नेशनलिस्ट या नेशनलिज्म को हथियार बनाता है। ये हमने हिटलर में भी देखा, मुसोलिनी में भी देखा। अब वही हथियार पुतिन ने अपनाया। पुतिन ने अपनी पॉपुलैरिटी वापस गेन करने के लिए सोचा कि यूक्रेन पे वापस वॉर करके यूक्रेन का प्रभाव कि यूक्रेन वापस ईयू या नाटो की सदस्यता न ग्रहण कर पाए और वापस बार्गेनिंग टेबल पे आए। इसके लिए उसने सिविल वॉर या सीधा डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट और अपनी सेनाएं वहां वापस भेज दी। इसमें इसके इन सब के बीच कुछ चीजें ऐसी हुई, छोटी चीजें, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक मिन्स डायलॉग हुआ था। जब मैंने बताया कि इस पे रशियन मूल के लोग ईस्टर्न पार्ट पे काफी ज्यादा रहते हैं, तो जब सिविल वॉर स्टार्ट हुआ तो इसके बीच, जब दोनों के बीच युद्ध, ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट के बीच में एक सिविल वॉर हुआ, तो इन लोगों के बीच एक मिन्स डायलॉग प्रारंभ हुआ। मिन्स डायलॉग में यह हुआ कि फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन और रशिया ये मिलके सिविल वॉर की जगह एक शांति स्थापना की कोशिश करेंगे कि आपस में मिलकर शांति स्थापना की जाए। शांति स्थापना के लिए ये इकोनॉमिक हित रशिया के और कैसे प्रभावित हुए, मैंने अभी बताया। जैसे ही 2014 में क्रीमिया का एनेक्सेशन रशिया ने कर लिया, तो इससे रशिया के इकोनॉमी कैसे हैम्पर हुए। पहला, उसको G8 की सदस्यता से हटा के इसको G7 में कन्वर्ट कर दिया गया। कई इकोनॉमिक सैंक्शंस अमेरिका और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने लगाए। दो 2019 के पैंडेमिक के बाद उसकी इकोनॉमी और गर्त में चली गई रशिया की। इन सब का प्रभाव यह हुआ कि धीरे धीरे जो रशियन प्रेसिडेंट है पुतिन, उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। इकोनॉमी ने पहला हमने देखा उसके
फ्री ट्रेड एरिया में यूक्रेन नहीं गया। फिर हमने देखे अमेरिका ने इस क्रीमिया के एनेक्सेशन के कारण उसमें काटशा एक्ट होता है, जो एक तरह से अमेरिका के जो हित प्रभावित करते हैं उन कंट्री पे एक इकोनॉमिक सैंक्शन लगाता है। वो इकोनॉमिक सैंक्शन लग चुका है, G8 की सदस्यता को रूस से हाथ धोना पड़ गया है, उसकी इकोनॉमी धीरे धीरे डाउनफॉल होने लगी, जिससे पुतिन का भी पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे गिरने लग गया। अब पुतिन को वापस पॉपुलैरिटी अपनी वापस पाने के लिए एक हिस्ट्री गवाह है कि जब भी किसी देश की या किंग की या प्रेसिडेंट की पॉपुलैरिटी जाती है तो सीधे नेशनलिस्ट या नेशनलिज्म को हथियार बनाता है। ये हमने हिटलर में भी देखा, मुसोलिनी में भी देखा, अब वही हथियार पुतिन ने अपनाया। पुतिन ने अपनी पॉपुलैरिटी वापस गेन करने के लिए सोचा कि यूक्रेन पे वापस वार करके यूक्रेन का प्रभाव कि यूक्रेन वापस EU या नाटो की सदस्यता न ग्रहण कर पाए और वापस बार्गेनिंग टेबल पे आए, जिसके लिए उसने सिविल वॉर या सीधा डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट और अपनी सेनाएं वहां वापस भेज दी। इसमें इन सब के बीच कुछ चीजें ऐसी हुई, छोटी चीजें, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक मिन्स डायलॉग हुआ था, जब मैंने बताया कि इस पे रशियन मूल के लोग ईस्टर्न पार्ट पे काफी ज्यादा रहते हैं, तो जब सिविल वॉर स्टार्ट हुआ तो इसके बीच जब दोनों के बीच युद्ध, ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट के बीच में एक सिविल वॉर हुआ, तो इन लोगों के बीच एक मिन्स डायलॉग प्रारंभ हुआ। मिन्स डायलॉग में यह हुआ कि फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन और रशिया ये मिलके सिविल वॉर की जगह एक शांति स्थापना की कोशिश करेंगे कि आपस में मिलकर शांति स्थापना की जाए। शांति स्थापना के लिए ये डिसाइड हुआ कि मिन्स्क में कि इनको मोर ऑटोनॉमी, ईस्टर्न पार्ट को मोर ऑटोनॉमी दी जाए और इनका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। रशिया ने बहुत इसके लिए और पुश किया यूक्रेन को कि इनको और ऑटोनॉमी दे और क्या कहते हैं इनकी अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए।